हाँ देखिए, अब पेपर में जो आपका खंड ख था उस खंड ख के प्रश्न को आप देखें। शांत रहिए, आराम से देखें। खंड ख चालू करते हैं पेपर का। खंड ख से पहला क्वेश्चन आपका था कि संख्याओं, देखिए दिया गया था संख्याओं 1656 तथा 4025 का मौस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। इन दोनों संख्याओं का मौसा जो है वह यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा क्या करना है, ज्ञात करना है। आगे देखिए, ये दिया है 1656 और 4025 दिया है। तो पहले हम आपको बताए हैं कि इस चीज़ को लिखने से पहले आप इसको एक डिवाइड की प्रक्रिया कर लीजिएगा ताकि आपको लिखने में आसानी होगी। इसलिए इस कार्य को आप रफ कार्य के द्वारा कर लेंगे। इसमें हमें 1656 से भाग देना है। कन्फर्म है कि हमारा 2 बार चला जाएगा, ठीक है ना। जब 2 बार जाएगा तो 6 दूना के 12 हो गया, 5 दूना के 10, 1 11 हो गया, हाथ में लग गया 1, 6 दूना के 12, 1 13 हो जाएगा और 2 1 कम 2 1 3 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो 3 हो गया, 1 हो गया और 10 में से 3 गया, 7 हुआ। अब इसमें फिर हम डिवाइड किसका करेंगे, 1656 को डिवाइड करेंगे इस संख्या से। कंफर्म है कि 3 बार नहीं जाएगा तो 2 बार चला जाएगा। 13 दूना के 26 और 7 दूना के 14। फिर इसको घटा लेंगे, 0 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, कट गया ये। फिर इसको हम डिवाइड करेंगे 713 से, 13 को इस संख्या से। आगे जब करेंगे तो ये 2 बार जाएगा, 3 बार नहीं जाए, 3 बार चला जाएगा, 3 बार ले जाइए, 0 हो गया, 3 तिलिक के 9 हो जाएगा, 3 दूना के 6 हो जाएगा। फिर इसको घटाएंगे, 3 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, 9 2 11। फिर इसको हम काटेंगे 223 से 23 को, तो 23 से कम 23 हो जाएगा, कट गया और 0 बढ़ा लेंगे, आपस में कट गया। लेकिन वो तो आपने सिस्टम किया, लेकिन इस प्रमेयिका द्वारा उस चीज को कैसे आप लिखेंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे क्या, 4025 बराबर 2 गुणते 1656 प्लस 713। अब पुनः किस पे लगाएंगे, पुनः 1656 तथा 713 पर प्रमेयिका लागू करने पर, यानी ये हो जाएगा 1656 इज इक्वल टू 2 गुणते 713 और प्लस 230। अब इन संख्याओं को हमें लेना है। फिर लिखेंगे 713 तथा 230 पर प्रमेयिका लागू करने पर ये हो जाएगा आपका 713 बराबर, ये हो जाएगा 230 गुणते 3 और प्लस क्या हो जाएगा 23। लिखेंगे कि पुनः 230 तथा 23 पर प्रमेयिका लागू करने पर लिखेंगे 230 बराबर 10 गुणते 23 और प्लस क्या 0। ठीक है, लास्ट वाली हमारी जो संख्या है वह 23 है, ठीक है ना। इस वजह से इन संख्याओं का जो मौसा होगा वह 23 होगा। यही आपका क्या है, आंसर है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लकी दूसरा देखेंगे आप। दूसरा हमें करना है सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए 3 प्लस करड़ी में 2 एक क्या है, एक अपरिमेय क्या है, संख्या है। इस चीज को हमें सॉल्व करना है। दिया है कि सिद्ध कीजिए कि 3 करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। इस चीजों को आपको बताया गया है, मानकर चलना होगा आपको कि माना 3 प्लस करड़ी में 2 एक क्या है, परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अतः इसे p/q के रूप में क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। यानी ये हो जाएगा 3 प्लस करड़ी में 2 इक्वल टू p/q के, यानी करड़ी में 2 इक्वल, यहाँ पर जानते हैं ना कि जहाँ p तथा q सहअभाज्य पूर्णांक है, सहअभाज्य पूर्णांक है, सहअभाज्य पूर्णांक है। इसलिए करड़ी में 2 बराबर p माइनस और p बटा में q माइनस 3 के हो जाएगा अगर पक्षांतर करेंगे तो। ये करड़ी में 2 इक्वल टू p ऋण 3q अपान क्या हो गया, q। लिखेंगे कि जहाँ p ऋण 3q बटा में q एक क्या है, परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, जबकि √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अतः अगर यह संख्या अपरिमेय हो गई तो इसके साथ चाहे आप कुछ भी जोड़ेंगे वो अपरिमेय ही होगा, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में आप लिखेंगे कि अतः 3 प्लस √2 एक परिमेय संख्या नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या होगी। बात समझ आ गया ना, यही उत्तर है इसका। अगला सवाल जो था बहुत ही अच्छा सवाल था। तीसरा सवाल जो दिया गया था आपको वो है बहुत ही आसान सवाल था, लेकिन आप लगाए होंगे नहीं लगाए होंगे ये तो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तीसरा सवाल आपसे कह रहा है कि ज्ञात कीजिए, ध्यान दो, तीसरा सवाल कह रहा है ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरणों का युग्म 2x माइनस 3y बराबर 8 और 4x माइनस 6y बराबर 9 का संगत या असंगत का मान संगत है या असंगत है। तो देखिए इसका पहले आशय समझते हैं, आपको बतलाते हैं। संगत का आशय ये होता है कि जो इस समीकरणों का युग्म है इसका हल संभव है, और असंगत का मतलब होता है युग्मों का हल जो है संभव नहीं है, ठीक है ना। इस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, ये जैसे पहला समीकरण आपका है 2x माइनस 3y इक्वल टू 8, फिर है आपका 4x माइनस 6y इक्वल टू 9 के। तो इसमें करेंगे क्या, इसको सबसे पहले ऐसे बदल लेंगे आप, 2x ऋण 3y और ऋण 8 इक्वल टू 0 कर लेंगे, और इधर कर लेंगे 4x ऋण 6y ऋण 9 इक्वल टू क्या कर लेंगे। पहले समीकरण से अगर a1 का मान निकालते हैं 2, b1 का मान निकालते हैं -3 और c1 का मान निकालते हैं ऋण 8,
समीकरण 2 से A2 का मान निकालते हैं 4, B2 का अगर मान निकालते हैं ऋण 6 और C2 का मान निकालते हैं तो ऋण 9। अब हम क्या करते हैं, A1 अपान A2 का वैल्यू निकालते हैं पहले। 2/4 इसको अगर काटेंगे तो 1/2 हो जाएगा। B1 अपान B2 का अगर मान निकालते हैं तो ऋण 3/6 इसका भी मान 1/2 हुआ। लेकिन C1 अपान C2 का मान अगर निकालते हैं तो ऋण 8 अपान ऋण 9 यानी ये 8/9 है। अतः देखा क्या जा रहा है कि A1 अपान A2 बराबर है B1 अपान B2 बराबर है इक्वल टू नॉट C1 अपान C2 है। इसलिए इस समीकरण का जो मान होगा वह असंगत है, यानी इसका कोई हल संभव नहीं। ठीक है। ये था आपका सॉल्यूशन। अगला है तीसरा के बाद इसमें चौथा जो सवाल दिया गया है बहुत ही शानदार, बहुत ही मजेदार, बहुत ही चुटकुला टाइप का सवाल था, लेकिन आप लोग फंस गए होंगे लगाने में। क्यों? क्योंकि आप मूर्ख कम है, चालाक ज्यादा हैं, इसी वजह से फंसते हैं आप लोग। क्योंकि आपको लगता है कि ये तो मेरे दाएं हाथ का खेल है। ये दिया गया है समीकरण दिया गया है x का वर्ग ऋण 7x प्लस 12 बराबर 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। ये जो हमको समीकरण दिया गया है, इस समीकरण में हमें मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करना है। अगर हम मान लेते हैं ये हमारा समीकरण x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0 है। अगर मान लेते हैं कि माना समीकरण के मूल अल्फा तथा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान आपको पता है -b/a होता है। इसलिए ऋण 7/1 होगा यानी +7 हो गया। और अल्फा इंटू बीटा का मान c/a होता है। कन्फर्म है कि 12/1 होगा यानी +12 होगा। हो गया ना। लेकिन हमें मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल निकालना है। तो इसका मतलब अल्फा का व्युत्क्रम होगा हमारा 1/अल्फा और बीटा का जो व्युत्क्रम जो होगा 1/बीटा होगा। इसलिए इसका योगफल यानी 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इज गिवन बीटा प्लस अल्फा बटा में अल्फा इंटू बीटा। अब इसका मान और इसका मान आपने यहाँ पर निकाल रखा है, उसके मान को चट से वहाँ पे क्या कर देंगे, रख देंगे। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान 7 और अल्फा इंटू बीटा का मान 12। यही आपका राइट आंसर होगा 7/। जिसका आया होगा उनका सही, अन्यथा गलत। अगला सवाल देखें। अगला सवाल आपको दिया गया था 5वां नंबर का सवाल। इसमें था त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, जिसकी भुजा 2a है। तो कह रहा है तो त्रिभुज की ऊंचाई यानी त्रिभुज के शीर्ष लंब की लंबाई क्या करना है, ज्ञात करना है। बहुत ही अच्छा सवाल था। करेंगे क्या उसको देखेंगे। सवाल लगेगा कैसे, मानकर चलना है कि ये जो हमने फिगर बनाया एक समबाहु त्रिभुज का है, इसका नाम A, इसका नाम B, इसका नाम C दिया। बात समझ रहे हैं। इसकी प्रत्येक भुजा 2a है। इससे इस पे लंब डाला गया जिसका नाम AD हुआ। ये आपका शीर्ष लंब होगा।
फिर से कन्फर्म है कि ये एंगल 90 अंश का होगा और यह जो डी होगा चित्र में त्रिभुज ए बी सी समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा क्या है 2a है। एडी लंब BC है, एडी लंब BC है, अतः DBC का मध्य बिंदु होगा। इसलिए BD या CD की लंबाई BC की लंबाई की हाफ होगी, यानी 2a/2 कैंसिल होकर के a, यह a हो गया, इधर a हो जाएगा। अब हम लिखेंगे, क्योंकि हमें मान निकालना है किसका, AD का, क्योंकि हमें इसी AD की लंबाई पता करनी है, क्योंकि यही हमारा उस त्रिभुज का लंब है। तो हम इसमें ट्रेंगल यूज कर लेते हैं। ट्रेंगल ADB से जो एक समकोण त्रिभुज है, पाइथागोरस यूज करते हैं। AB का वर्ग बराबर BD का वर्ग प्लस AD का वर्ग। AD का वर्ग इज इक्वल टू AB का वर्ग माइनस BD का वर्ग, यानी 2a का वर्ग और ऋण a का वर्ग। बात समझ में आ रही है ना। है 2a है, वर्ग कर देंगे, है a है, a का वर्ग कर देंगे। 4a का वर्ग ऋण a का वर्ग इज इक्वल टू 3a का वर्ग। लेकिन ये AD का वर्ग है ना, AD का मान निकालेंगे तो रूट हो जाएगा 3a का वर्ग, a बाहर निकल गया, रूट क्या हुआ, यानी इस AD की लंबाई जो होगी a√3 होगी। ठीक है, वही उसका आंसर होगा। एक सवाल और देखें घर से, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। एक सवाल और दे रहा है, बहुत ही आसान सवाल है, 6वां नंबर का सवाल। के किस मान के लिए, के किस मान के लिए, के किस मान के लिए बिंदु 8(1) के और ऋण 4 तथा 2 और -5 संरेखी होंगे, ये आपका सवाल है। ठीक है, संरेख के लिए प्रतिबंध आप जानते हैं। संरेख के लिए प्रतिबंध आपको बताया गया है कि x1 कोष्टक के 2 ठो इसका शर्त होता है। एक तो सूत्र के माध्यम से निकालते हैं और दूसरा कि हाँ तीनों भुजाओं की बीच की दूरी निकाल लेंगे एक एक करके, और बड़ी भुजा का जो लंबाई होगा अगर दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों मतलब योग फल के बराबर हो गया तभी वो बिंदु संरेख होंगे। तो उस पर नहीं लगा रहे हैं हम, इसी तरह से लगा रहे हैं। x1 बराबर x1 कोष्टक के अंदर y2 - y3 प्लस x2 कोष्टक के अंदर y3 - y1 प्लस x3 कोष्टक के अंदर y1 - y2 का वैल्यू कितना, 0। मान रख लेते हैं। x1 का मान 8, y2 का मान ऋण 4 और y3 का मान ऋण 5, x2 का मान k, y3 का मान -5, y1 का मान 1, x3 का मान 2, y1 का मान 1 और ऋण y2 का मान 4 इक्वल टू क्या, 0। फिर से मिला लीजिए। x1 का मान 8 है, y2 का मान ऋण 4 है, y3 का मान ऋण 5 था, x2 का मान k है, y3 का मान ऋण 5, y1 का मान ऋण 1 प्लस x3 का मान 2, y1 का मान 1 और ऋण y2 का मान ऋण 4। इसको आप देखिए, हल करिए ध्यान से। ऋण हुआ धन, ऋण 4 धन 5 ऋण 1, कन्फर्म है कि इसका आंसर क्या होगा, 8 +8 हो गया। ठीक है, इसका मान इधर आएंगे। ऋण 5 ऋण 1 ऋण 6 ऋण 6 हो गया। इसको हल करेंगे, 1 मल्टीप्लाई होगा चिन्ह का प्लस हो जाएगा, 4 1 5 4 1 5 और 5 गुना के 10 इक्वल टू क्या, 0। तो ऋण 6 के बराबर ऋण 8 ऋण 10
ऋण 6k इज इक्वल टू ऋण 18 के बराबर 18 बटा में 6 कट जाएगा ये 36 18 के का मान क्या होगा 3 होगा। ठीक है ठीक है। इसके बाद जो बचे हुए सवाल हैं उस सवालों को मैं आपको अपने अगले वीडियो में दूंगा। तब के लिए धन्यवाद।